हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। और कैसा रहा आपका एसए का पेपर? तो यदि आपने एसए का पेपर इस बार दिया है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई ट्राई के फटाफट आपके साथ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और एनालिसिस यहां पे डिस्कस कर सकूं। और जिन बच्चों ने एसए का पेपर इस बार नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उनके लिए ब्लूप्रिंट है, उनके लिए भी डिस्कशन बहुत वैल्यूएबल है। व्हाट इज माई टेक ऑन दी एसए पेपर? अगर मैं ये पेपर 2024 में लिख रहा था तो क्या ये पेपर डिफिकल्ट है? एब्सोल्युटली नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। क्या ये पेपर इजी है? सर ये पेपर बिल्कुल इजी या लॉलीपॉप भी नहीं है, बट ये पेपर डूएबल बहुत है। दिस पेपर इज वेरी मच डूएबल। दिस पेपर could have been attempted very smartly, and the topics were not very high-fi philosophical. The topics were not very high-fi philosophical. So let's have a look at the topics. Section A में 4 topics दिए गए थे. In fact, while doing some research, while making the video and generating content, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, फॉरेस्ट प्रिसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, एक बड़ी फेमस कहावत है। और ये कहावत जो है, ये कोटेशन जो है, ये एनसीईआरटी में दी गई है। ये जो एनसीईआरटी है इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें दिया गया था कोट ये। तो सेक्शन ए में 4 कोटेशंस हैं। एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। बहुत फेमस सेइंग है, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अ वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन। देन सोशल मीडिया ट्रिगरिंग, एफओएमओ। अब ये तो चीज कितनी सारी आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, यंगस्टर्स में मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, हाउ सोशल मीडिया इज एडिंग दैट क्राइसिस। नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। इतना फेमस कोटेशन है अब्राहम लिंकन का, इतनी बारी मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। सो अगेन अ वेरी डूएबल कोटेशन, इसके ऊपर काफी कंटेंट जनरेट हो सकता है। ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज वेरी सिंपल। ओके, इस कोटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कोटेशन टू डेसिफर। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। मतलब कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ तो करो। तो ये 8 टॉपिक्स थे। जैसे आप जानते हैं, सेक्शन ए में से एक टॉपिक, सेक्शन बी में से एक टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना था। पहला टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। तो देखिए एनसीईआरटी है, पेज नंबर 45 है, क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो विच मीन्स कि अभी तक तो हम सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सोसाइटी, इन सब की बात करते आ रहे थे, लेकिन इवन इंग्लिश की एनसीईआरटी भी काफी रेलेवेंट आ जाती है अगर ऐसे राइटिंग की बात करें। पता नहीं चलता, ऐसे का टॉपिक तो कहीं से भी आ सकता है। अब ये जो कोटेशन है, ये एट्रीब्यूट किया जाता है टू फ्रांसोइस रेने चैटेaubriand, जो कि एक फ्रेंच राइटर, पॉलिटिशियन और डिप्लोमैट हैं। और ये माने जाते हैं, इनकी राइटिंग्स मानी जाती है फॉर द रिलेशन फॉर सो व्हाट ही राइट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये कोटेशन एसेंस कैप्चर करता है ऑन द कंसर्न ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई बाढ़ आ गया था, फ्लड आ गया था, जितने भी लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एवरीथिंग बिकेम एक्सटिंक्ट। लेकिन मैनकाइंड के आने से पहले तो सब जंगल था। आयरन एज के बारे पढ़ते हैं, आयरन एज में आपको पढ़ते हैं कि आयरन टूल्स आते हैं, तो आयरन टूल से जो थिक फॉरेस्टेड जंगल्स थे, हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात करें, उसको क्लियर करना शुरू करते हैं। देन वहां पे सेटलमेंट्स आती हैं, हैबिटेशंस आते हैं, देन एग्रीकल्चर आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो शुरू में तो हर एक चीज क्या होती है, शुरू में हर एक चीज बंजर नहीं होती है, जंगल होती है। जंगल से बंजर होने का जो एक प्रोसेस है, उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत एक अहम भूमिका रहती है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट हैं, ये तो हमारे आने से पहले कितने सदियों साल पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थे। हिस्टोरिकल टर्म्स में फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं अनटच्ड अबंडेंट नेचुरल वर्ल्ड, जहां पे अर्ली सिविलाइजेशन रिलाय करते थे अपने डे टू डे सर्वाइवल के लिए। तो फॉरेस्ट हमको क्या देते हैं? फूड, वुड, वाटर, मटेरियल्स, इस तरह की चीजें, एसेंशियल आइटम्स लोगों को देते हैं। एंड दे ऑल्सो सिंबलाइज्ड अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज वर रिलेटिवली मच मोर हार्मोनियस विद एनवायरमेंट। तो जैसे सिविलाइजेशन एक्सपैंड होती हैं, जैसे उनकी नीड्स एक्सपैंड होती हैं, जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होती हैं, एक मैंने बहुत कॉमन ट्रेंड देखा है आज के एसए के पेपर में कि मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड कह लीजिए या नॉन मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड कह लीजिए, उस एटीट्यूड का जो हाईलाइट है वो 2 या 3 एसेज में देखने को मिला है। उसमें से एक ये वाला है।
ठीक है। तो सिविलाइजेशन जैसे ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है, ग्रीड बढ़ती है, लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा होता है। तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, रॉन्ग लैंड यूज पैटर्न, पोल्यूटिंग द वाटर। तो जो हमारे फर्टाइल रीजन्स हैं, जो हमारे फर्टाइल प्लेन्स हैं, वो रेगिस्तान बन रहे हैं, और वो तो अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी भी हम देखें, अगर यमुना फ्लड प्लेन्स की बात करें, वहां पे क्या हालत है, आज से 100-200 साल पहले क्या हालत थी। तो देयरफॉर अगर रेगिस्तान बन रहे हैं, बंजर जमीन बन रही है, तो वो इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बंजर जमीन, वहां के जो पशु पक्षी हैं, फ्लोरा फौना है, लोगों की नीड्स हैं, वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। कितनी सिविलाइजेशंस पेरिश कर चुकी हैं, कितनी सिविलाइजेशंस पेरिश कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, जो कि इजिप्ट में थी। अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, या अगर हम सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि इजिप्शियन रीजन की बात हो, तो वेस्ट एशिया, इजिप्ट, तो यहाँ की जो सिविलाइजेशन है ये भी एग्जिस्ट करती थी, काफी थ्राइविंग थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन डिग्रेडेशन के कारण, जो कि एक किसी जमाने में बहुत ज्यादा थ्राइविंग एग्रीकल्चर एरियाज थे, वो अब रेगिस्तान बन गए बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लैंड यूज रिसोर्सेज। ईस्टर आइलैंड वाज वंस कवर्ड विद लश फॉरेस्ट विच सब। सो यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एग्जांपल में आपको एक्सप्लेनेशन में यानी कि एक एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि मैं क्या करूंगा ना, हर एक ऐसे का ना इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा और एक एक एग्जांपल आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा जो कोर्स है नीव, जो फाउंडेशन कोर्स है ऐसे का, वहां पे डिटेल में पीवाईक्यू एनालिसिस भी किया जाता है 2019 से लेकर अब 2024 तक का। तो ईस्टर आइलैंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिले में एक आइलैंड है ना, ये किसी जमाने में बहुत ज्यादा लश फॉरेस्ट के साथ कवर्ड रहता था, और ये पॉलिनेशियन, जो पॉलिनेशिया है, पॉलिनेशिया पेनिनसुला है, उसका पार्ट है ये। रापा नुई कम्युनिटी जो है, रापा नुई पीपल, दे बिल्ट देयर फेमस स्टोन स्टैचूज और मोआई एंड डेवलप्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम। ये जो फॉरेस्ट थे, ये इनको प्रोवाइड कर रहे थे विद एसेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि वुड है फॉर बिल्डिंग होम्स, कैनोज है फॉर फिशिंग, एंड मटेरियल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द लार्ज स्टोन स्टैचूज। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो लोग थे, रापा नुई सिविलाइजेशन जो थी, इन्होंने आइलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली डिफॉरेस्टेशन करके। और जैसे जैसे आबादी ग्रो करती रही, वैसे ही वैसे जो डिमांड था लकड़ी का, टिम्बर का, वो और बढ़ता रहा, घर बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, कैनोज बनाने के लिए। और इवेंचुअली डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा रैम्पेंट थी कि आइलैंड में कोई पेड़ बचा ही नहीं था, और जिसके कारण सॉइल इरोजन हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ, और जो इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर्स थे वो भी सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। सो जो सोशल फैब्रिक था इस सिविलाइजेशन का, दैट बिगैन टू ब्रेक डाउन। व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेज बिकेम वेरी स्कार्स, और ये आइलैंड का इकोसिस्टम कुड नो लॉन्गर सस्टेन द पॉपुलेशन, विच लेड टू सोशल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ देयर सोसाइटी। और बाय द टाइम यूरोपियंस आए यहाँ पे, जब एडवेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन होता है लैटिन अमेरिका में 18th सेंचुरी में, तो एक जमाने में जो थ्राइविंग सिविलाइजेशन था, वो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रगलिंग कम्युनिटी में, यानी कि बिल्कुल स्लेव्स के, बिल्कुल ऐसे, जब यूरोपियंस आए थे वहां पे इस एरिया को कॉलोनाइज करने के लिए, तो वहां के लोगों को बिल्कुल बंदी बना दिया था, स्लेव्स बना दिया था। तो ये एनेक्डोट हमको दिखाता है सोशल डायमेंशन ऑफ द कोड। तो ये सोशल डायमेंशन कवर करता है, ये जो एनेक्डोट आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस नॉट ओनली लेड टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोलॉजिकल डिक्लाइन, बट ऑल्सो द ब्रेकडाउन ऑफ द वेरी सोशल फैब्रिक। तो ये बताता है कि कैसे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सोसाइटीज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगेन यहां पे आप बात कर सकते हो कराकल पाकिस्तान की। कराकल पाकिस्तान कहां पे है? कराकल पाकिस्तान। अब देखो ये सब चीजें करंट अफेयर्स में आती हैं। ऐसे की खूबी क्या है कि ऐसे में आपको पूरी छुट्टी है कि जनरल स्टडीज की नॉलेज को और करंट अफेयर्स को आप कोरिलेट करके लिखो। अब कराकल पाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान में रीजन है। अब ये अरल सी के बगल में पड़ता है। अरल सी बिल्कुल सूखी पड़ चुकी है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, नौकरियां नहीं है, एग्रीकल्चर थ्राइव नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर अगेन एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है जो कि कोरिलेट कर सकते हैं हम इस कोटेशन से। दोस्तों आपको ये भी बता दूं, वैसे तो चलो आपको पता ही है कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है बाय द नेम ऑफ नीव। तो दोस्तों ये बहुत ही मजेदार फाउंडेशन कोर्स है फॉर एसे राइटिंग, जहां पे केवल आप एसे राइटिंग नहीं, लेकिन जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का सिंथेसिस भी देखते हैं 50 मॉडल एसेस के जरिए। 50 मॉडल एसेस के जरिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। टॉपिक नंबर 2, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये कोटेशन आता है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल ने ये स्पीच दिया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2,
और उनका ये कहना था कि आने वाले समय में ना सॉफ्ट पावर के बेसिस पे, हार्ड पावर के बेसिस पे नहीं, लेकिन सॉफ्ट पावर के बेसिस पे बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे। और यानी कि जब सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, के देश की आबादी कितनी पढ़ी लिखी है, टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस्ड है, कल्चरल डोमिनेंस, इसके आधार पे बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे, ना कि केवल बल या जोर जबरदस्ती के आधार पे। तो यानी कि विंस्टन चर्चिल जब ये स्पीच दे रहे थे तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमको पता है कि जो ब्रिटिश था वो डिक्लाइन में था। तो यानी कि ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म से एक ऐसी दुनिया आने वाले समय में आएगी जहां पे आइडियाज, नॉलेज और इनोवेशन ये इतिहास के पन्नों को लिखेंगे। और जैसे सोसाइटीज प्रोग्रेस करेंगी तो नॉलेज एज द न्यू करेंसी, जैसे सोसाइटीज प्रोग्रेस करेंगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में, साइंस में एडवांसमेंट आएगा और कल्चर बहुत सिग्निफिकेंट होगा इन डिटर्मिनिंग इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो यानी कि 20th सेंचुरी में और इवन 21st सेंचुरी में हमने देखा कि अमेरिकन कल्चर बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। आज के टाइम पे हम कहते हैं कि एक हफ्ते में 70 घंटे काम करो, एक हफ्ते में इतने घंटे काम करो, हसल करो। ये हसल कल्चर, 24/7 कल्चर, कैफे कल्चर, जिम कल्चर, क्लबिंग कल्चर कहां से आया है? ये वेस्ट से आया है। अब यानी कि अब आपका मन करता है कि सैटरडे को आपने शराब पीनी है, सैटरडे को आपने पार्टी करनी है, सैटरडे को आपने जुआ खेलना है, सैटरडे को आपने पिज्जा खाना है। ये सब चीजें हमारी सभ्यता ने हमको नहीं दी हैं, ये सब चीजें हमको वेस्टर्न सभ्यताओं से मिली हैं। सो विच मीन्स कि इतना ज्यादा इंफ्लुएंस है वेस्ट का, और जब मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। इतना इंफ्लुएंस है अमेरिका का कि शायद हमारे पूरा का पूरा जो कॉन्शियस है वो भी कैप्चर किया गया है, बिकॉज आइडियोलॉजिकली हम बहुत फैसिनेटेड हैं विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जो कंट्रीज आने वाले समय में इन पर्टिकुलर एरियाज में काम करेंगे, एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, उनकी जो पावर है वो ज्यादा एक्सर्ट कर पाएंगे। अब देखो, अब जहां तक कल्चर की बात आती है तो चाइना तो वहां पे आगे नहीं आता, लेकिन चाइना का जो, अगर हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस की बात करें, वहां पे चाइना ने बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया है एंड देयरफॉर आज चाइना नंबर 2 पे बैठा हुआ है और बहुत जल्दी चाइना अमेरिका को भी ओवरटेक कर देगा। लेकिन जहां पे इन्फ्लुएंस की बात आती है, सॉफ्ट पावर की बात आती है, इंडिया के पास बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस है, लेकिन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारा नहीं बढ़ा कि हम दुनिया भर में उस इन्फ्लुएंस का लेवरेज उठा सके। तो चर्चिल का स्टेटमेंट अलाइन करता है विद द आइडिया ऑफ सॉफ्ट पावर, जहां पे इन्फ्लुएंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुड बी अचीव्ड नॉट बाय धक्का, नॉट बाय कोवर्शन, बट बाय परसुएशन, बाय अट्रैक्शन। और नेशंस एंड इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सेल करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, वो लीड करेंगे फ्यूचर में, वो ही साम्राज्य बनाएंगे, वो ही बड़े बड़े एम्पायर्स बनाएंगे। तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का सिक्का उछला दुनिया में, अमेरिका डोमिनेंट सुपर पावर हुआ, नॉट बिकॉज कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, बट ऑल्सो बिकॉज अमेरिका का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और कल्चरल लीडरशिप भी बहुत ज्यादा थी। अमेरिका क्या कह रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में मत जाओ, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में आओ। कैपिटलिज्म आपको आजादी देता है, कैपिटलिज्म आपको चॉइसेस देता है, कैपिटलिज्म आपको लिबर्टी देता है। तो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म डिबेट में कैपिटलिज्म सबसे आगे आता है एंड देयरफॉर मेनी कंट्रीज चोज टू फॉलो द पाथ ऑफ अमेरिका। US became in the most of the 20th century, America was the global leader as far as technological innovation and scientific research is concerned. हार्वर्ड, MIT, सिलिकॉन वैली, ये हब्स बनने शुरू हो गए 50-60 सालों में फॉर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, और कितना सारा टैलेंट, कितना सारा इनोवेशन अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, म्यूजिक के जरिए, मीडिया के जरिए, फिल्म्स के जरिए, और ये अगेन बहुत पावरफुल टूल्स बनते हैं सॉफ्ट पावर के। मार्शल प्लान ने डेमोन्स्ट्रेट करा क्योंकि मार्शल प्लान अमेरिका ने बनाया था टू रिकंस्ट्रक्ट यूरोप, सो देयरफॉर ये अमेरिका के द्वारा मार्शल प्लान आया था कि कैसे यूरोप को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, विच मेंट कि यूरोप को रिवाइव करने के लिए डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट आइडियाज का ही इस्तेमाल किया जाएगा, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियाज का नहीं। चलिए अगला टॉपिक, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यानी कि भैया हैप्पीनेस जो है ना, जो खुशी है, वो आपकी अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस तो भैया जर्नी है। अब ये कोटेशन गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई है, और चलो इसकी एग्जैक्ट रीजन के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धिज्म में इस कोटेशन को बहुत हाईलाइट किया गया है। तो ये कोर आइडिया बताता है बुद्धिज्म में, ना कि केवल बुद्धिज्म में बट तकरीबन हर एक धर्म में ये बात कही जाती है कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जिंदगी के अंत में जाके पाते हैं। हैप्पीनेस सिर्फ आपका सफर है, ठीक है। यू डोंट फाइंड दिस एट द एंड ऑफ द जर्नी, यू लिव विद दिस, इट इज अ वे ऑफ लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये कोट इनकैप्सुलेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस, कि भी लिव इन द मोमेंट। हम अक्सर आगे रहते हैं, अक्सर हम फ्यूचर में रहते हैं कि यार मैं आगे ये करूंगा, वो करूंगा, ये गाड़ी रखूंगा, उससे शादी करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। हम
प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। और क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट में वो चीजें नहीं है, मतलब अभी प्रेजेंट में मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं, या प्रेजेंट में मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं, या प्रेजेंट में मेरे पास नौकरी नहीं, तो मैं अपना जो प्रेजेंट है वो स्पॉइल करके जी रहा हूं, यानी कि मैं मर मर के जी रहा हूं और दुखी होके जी रहा हूं, और इस आशा के साथ मैं जी रहा हूं कि मे बी आने वाले समय में मेरे पास नौकरी, गर्लफ्रेंड, गाड़ी, बंगला सब होगा। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड कि ये कोटेशन बात करता है माइंडफुलनेस ऑब्जर्व करने के लिए, दैट लिव विद कंटेंटमेंट, लिव विद सैटिस्फैक्शन इन द प्रेजेंट रादर देन कॉन्स्टेंटली सीकिंग हैप्पीनेस कि नहीं आज नहीं यार, आगे जाके मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं आईपीएस या आईएएस बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। तो यानी कि ये कोटेशन इंकरेज करता है कि हैप्पीनेस जो है ना, दैट इज फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में खुशी छिपी हुई है, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है। ये आपका एटीट्यूड है, आपका एक्शन है, आपका कर्मा है जो कि आपको खुश बना सकता है। हैप्पीनेस इज नॉट एन ऑप्शन। हैप्पीनेस जो है वो एक आपकी चॉइस है, आपकी डिलिबरेट चॉइस आपकी होती है। तो यानी कि ये कोटेशन इनकैप्सुलेट करता है कि आप अंदर झांकिए, इनवर्ड देखें, और रादर देन बाहर देखने के बजाय, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखने के बजाय अंदर झांक के देखो और देखो कि आपके लाइफ में क्यों आपको लगता है कि किसी बात की कमी है। Happy life is created by cultivating positive attitude, gratitude, compassion, awareness, rather than seeking validation। आपने एक शर्ट पहना है, या मुझे शर्ट अच्छा लग रहा है, तो मेरे को क्यों 10 लोगों से पूछना कि ये शर्ट कैसा लग रहा है। अगर किसी ने कहा कि शर्ट अच्छा है तो मैं खुश हो जाऊंगा, किसी ने कहा कि शर्ट बुरा है तो मैं खराब हो जाऊंगा, किसी ने बोला कि सर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो मैं खुश हो जाऊंगा, किसी ने बोला कि सर बेकार पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं होता। आपको अंदर से खुशी होनी बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी शर्ट अच्छी है, आप सही तरीके से खड़े हो, स्मार्ट लग रहे हो, दैट इज इट। आपको लोगों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रीसेंट टाइम्स में आजकल हम मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड की बात करते हैं, टी शर्ट्स आती हैं, मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड। G20 के समिट में ये लाइफ अप्रोच के बारे बात भी हमारे प्रधानमंत्री ने करी है कि एक ऐसा लाइफस्टाइल हो, एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसा एटीट्यूड हो जो कि ज्यादा कंज्यूमरिज्म ओरिएंटेड नहीं है, जहां पे छोटी छोटी चीजों में हमको हैप्पीनेस मिल रही है और हम सिंप्लिसिटी पे थ्राइव कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स की बात आती है। आज के टाइम पे जो फैशन इंडस्ट्री है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, वो भी रिसाइकल्ड क्लॉथ बना रही है। कैसे हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम केवल अपनी वेलबींग नहीं लेकिन सोसाइटी की वेलबींग पे फोकस कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट, जो मिनिमलिस्टिक मूवमेंट है, ये भी आइडिया रिफ्लेक्ट करता है कि हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन एक्वायरिंग मोर थिंग्स, हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन एक्वायरिंग मोर रिसोर्सेज, इट लाइज इन लिविंग अ माइंडफुल लिविंग। अब देखो, अब अगेन एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि ग्लोबल साउथ में कितनी सारी कंट्रीज हैं। खास करके अगर मैं साउथ पैसिफिक की बात करूं, साउथ पैसिफिक में आइलैंड कंट्रीज हैं, वनुआतू है, तुवलू है, कुक आइलैंड्स हैं। ये अपील कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों के सामने हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, भैया कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण वातावरण जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण सबसे भारी इंपैक्ट हम छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज पे पड़ने वाला है, बिकॉज सी लेवल राइज कर रहा है। तो आप अगर, यानी कि जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, अगर वो अपना जो फुटप्रिंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट है, या जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, अगर उसको थोड़ा कम कर सके, इमिशंस को कम कर सके, तो शायद पैसिफिक आइलैंड, साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के जो लोग हैं वो भी सस्टेनेबल तरीके से रह सकेंगे। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 4 है, द डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस। देखो बहुत अच्छा कोट है ये। कोटेशन जो है, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे कि यार हर एक चीज में नेगेटिविटी लेके आना बुरी बात नहीं है। अगर आप हर एक चीज को नेगेटिविटी देखते हो तो ठीक है, क्योंकि आप उसको अगर एक डाउट के नजरिए से, स्केप्टिसिज्म के नजरिए से देख रहे हो, तो मे बी शायद आप उस चीज को और बेटर कर सकते हो। ठीक है। अब कई सारे हम कहते हैं ना, अब हमारे पेरेंट्स बहुत नेगेटिव हैं, उनको कोई बात बताओ कि पापा एमबीए करनी है, या पापा यूपीएससी की तैयारी करनी है, या इस लड़की से शादी करनी है, वो हमेशा आपको लगेगा कि पुट्ठी बात करते हैं, उल्टी बात करते हैं। पंजाबी में पुट्ठी कहते हैं, उल्टी बात करते हैं, यानी कि टेढ़ी बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। लेकिन उनकी नेगेटिविटी में, उनकी उल्टी बात में भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। चलो, इस पर्टिकुलर कोटेशन में बात यह आती है कि जब तक आप किसी चीज को डाउट नहीं करेंगे, अगर आप किसी चीज के साथ कंफर्म ही करते रहेंगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कंफर्मिटी विल मेक द सोसाइटी स्टेगनेंट, कंफर्मिटी विल मेक यू स्टेगनेंट, सो यू हैव टू ऑलवेज रेज द क्वेश्चन। हम फंडामेंटल ड्यूटीज में कहते हैं ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्वेश्चन करो, पूछो कि भाई ये चीज क्यों है, अगर ये चीज ऐसी है तो क्यों है। तो यानी कि डाउट रखना,
ना कि केवल साइंटिफिक कम्युनिटी में, बट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अरे यार क्यों आप कहते हो कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये हो जाएगा, मेरे हाथ से शीशे का ग्लास टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या इसमें लॉजिक क्या है? तो यानी कि लॉजिक के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा, अगर आपको हर एक चीज यस सर ओके सर लग रही है, विच मीन्स कि आप कंफर्मिटी के साथ रह रहे हो। साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए डाउट करना, क्वेश्चंस रेज करना बहुत जरूरी है। स्केप्टिसिज्म डिस्कवरी को ड्राइव करेगा। साइंस में डाउट एक वीकनेस का साइन नहीं है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सर, लेकिन मेरे को आपकी साइंटिफिक डिस्कवरी थी, जो आपकी फाइंडिंग थी, मेरे को उस पर डाउट है, तो बताओ मैं क्या उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बिकॉज तभी अगर मैं इंक्वायर नहीं करूंगा तो उस पर्टिकुलर डिस्कवरी में मैं कैसे एडवांसमेंट कर पाऊंगा? तो एक ट्रू साइंटिस्ट वो हमेशा कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करेगा असम्पशंस को, हाइपोथेसिस को, और इवन जो एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है उसको भी क्वेश्चन करेगा। By doubting what is taken for granted, scientists are motivated to seek evidence, run experiments and verify claims, जो कि न्यू डिस्कवरी लेके आती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कैसी होती है? जब तक हम चीजों को डाउट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम चीजों को थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल यहां पे आता है आइजैक न्यूटन का। आइजैक न्यूटन ने साइंस को बहुत कुछ दिया है। लॉज ऑफ ग्रेविटी की बात करें, फंडामेंटल ट्रुथ्स माने जाते थे अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में। लेकिन आइंस्टाइन न्यूटन के बहुत सारे कामों को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने काफी सारे न्यूटन के आइडियाज को और उनकी वर्किंग्स को, उनके राइटिंग्स को डाउट में भी रेस किया। और Einstein doubted that Newton's ideas could fully explain certain observations, particularly the behavior of light and the motion of planets, जैसे कि orbit of Mercury है, which exhibited anomalies, जो कि न्यूटन के मैकेनिक्स couldn't account for, न्यूटन के लॉस couldn't account for. So rather than accepting जो कि आइजैक न्यूटन ने कहा था, उन्होंने क्वेश्चन करा the limitations of the Newtonian physics. He doubted whether gravity was simply a force acting at a distance, जैसे न्यूटन ने प्रपोज किया था, और अपने डाउट के जरिए आइंस्टाइन ने रीथिंक करना शुरू किया ग्रेविटी के बारे, आस्किंग इफ इट माइट इंस्टेड बी अ कर्वेचर इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉज्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट्स। एंड जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, तो अगर आइंस्टाइन स्केप्टिक ना होते न्यूटन के लॉस को लेके, न्यूटन की थ्योरी को लेके, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस होती हैं। अब अगर आज मैं कोई बात आपको कह जाता हूं अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि वो 100 साल के बाद भी सेम हो। आप उस चीज में बेटरमेंट लेके आ सकते हो, आप मुझसे बेहतर ऐसे टीचर बन सकते हो, आप न्यूटन से बेहतर फिजिशियन बन सकते हो, फिजिसिस्ट बन सकते हो। तो देयरफॉर there has to be a scope of questioning, there has to be a scope of skepticism. तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी could only come यानी कि अगर वो न्यूटन को क्वेश्चन ना करते, फिर कैसे आती थ्योरी वाली? उनकी थ्योरी ने प्रपोज करा कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन वार्प द स्पेस टाइम अराउंड देम, causing planets to move in curved paths, not because of a gravitational force but because of the shape of the space time itself. Then topic number 5 है social media is triggering FOMO. अब फोमो क्या होता है आपको पता है? दैट इज लीडिंग टू एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगेन अ वेरी वेरी लीनियर टॉपिक, दिस इज नॉट अ फिलोसफिकल टॉपिक, अ वेरी लीनियर टॉपिक। फोमो क्या होता है? फोमो होता है जी एंजाइटी होगी, अरे यार मैंने मिस कर दिया, सारे इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे थे, कोहली की सेंचुरी देखी, मैंने मिस कर दिया। अरे मेरे शहर में मैच हुआ था, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, वो मैं स्टेडियम में जाके देख नहीं पाया था। अरे ऑफिस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, मैं वो देख नहीं पाया था। अरे मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, मुझे नहीं पता, गॉसिप। मतलब हर चीज का फोमो है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अरे आपने वो मूवी नहीं देखी, आपने वो रील नहीं देखी, वो रील बड़ी वायरल हो रही है, आपको फोमो हो जाएगा, यार कौन सी रील है, कौन सी रील है। और आपको, क्योंकि हमेशा 24/7 आपको अपडेट रहना है, आपको सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के सामने जाके बताना है कि भी दिलजीत का कंसर्ट यहाँ पे आ रहा है, करण औजला का कंसर्ट यहाँ पे आ रहा है, ये मूवी आ रही है, इसका ब्रेकअप हुआ है, वरुण धवन ने ये कहा है, कोहली ने ये कहा है। हमको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम अपनी चिंता कम, लोगों की चिंता ज्यादा कर रहे होते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भाई आप छुट्टी कब बनाते हैं, आप बाथरूम कब जाते हैं, आप खाने कब जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, हर एक चीज स्टोरी के फॉर्म में हमारे सामने आती रहती है। तो कंसिस्टेंट एक्सपोजर टू द वे अदर पीपल आर लीडिंग देयर लाइव्स, दैट इज क्रिएटिंग फोमो, समथिंग व्हिच इज वेरी फनी। I am leading my life, I am not concerned about that. How is the other person leading his or her life? I am concerned about that. तो सोशल मीडिया एक कल्चर ऑफ कंपैरिजन लेके आता है, जहां पे जो यंगस्टर्स हैं वो कंपेयर करते हैं कि यार देखो यार उसकी बॉडी बहुत सही है, उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी सही है, वो तो बहुत यंग उम्र में एक्सेंचर चले गया, उसको इतने लाखों का, करोड़ों का पैकेज लग गया। और इसके चलते ना हम अपने आप को सेल्फ डाउट में डालना शुरू कर देते हैं। किसी
अब आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका कोई फ्रेंड है वो जॉब कर रहा है और अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गया है, आप कहेंगे यार क्या कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे पेपर दे रहा हूँ, मेरा तो प्री नहीं निकल रहा, और मेरे दोस्त हैं उनकी शादी हो रही है, वो हनीमून पे जा रहे हैं, लोगों के बच्चे हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। तो इस तरह के आपको ना सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाता है कि भाई आपके माइंड में जो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस है ना वो अपना नहीं दूसरों के हिसाब से है। So it is not you who's deciding your happiness and success. It is other people की stories and Instagram post और Facebook post which is deciding how happy or unhappy you should be. That is the irony. So social media is designed to connect people. That you are connected with your friends, with your relatives, with everybody. But it is leading to loneliness. तो ये जो सुपरफिशियल नेचर है ऑनलाइन इंटरैक्शंस का, दैट इज लीविंग यंग पीपल फीलिंग आइसोलेटेड, स्पेसिफिकली द जेन ज़ी पीपल, स्पेसिफिकली अगर उनके पास मीनिंगफुल फेस टू फेस रिलेशनशिप्स नहीं है। Additionally, seeing others engage in social activities without them can intensify feelings of loneliness. अब मान लो कि आपको किसी लड़की ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स को उसने ब्लॉक नहीं किया, आपको फोमो हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा कि मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरे बाकी दोस्तों को नहीं किया। आपको एक पार्टी पे इनवाइट नहीं आता, बाकी सबको पार्टी पे इनवाइट आता है, अरे यार ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मैं ना जाता पार्टी पे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इन्वाइट तो मेरे को करता, हमको फोमो हो जाता है। अब क्लासिक एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एनेक्डोट, अगर यहां पे डिस्कस करूं, ये जो इंस्टाग्राम स्टोरीज का फीचर है 24 घंटे रहती है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है। ये स्टोरीज का फीचर लगभग 7-8 साल पहले आया था, 24 घंटे तक ये स्टोरी आपकी रहती है, उसके बाद ये हट जाती है, जहां पे आप अपने रियल टाइम मोमेंट शेयर करते हैं कि भाई आप कहीं बैठ के खा रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, सोशल इवेंट्स, व्हाटएवर इट इज। अब ये फीचर डिजाइन किया गया था कैजुअल शेयरिंग के लिए, लेकिन इसका इतना वाइड स्प्रेड यूजेज हो चुका है, लोगों को होता है कि भाई मैंने स्टोरी डाली, मेरे को 50 लाइक्स क्यों नहीं आए, मेरे को 50 हार्ट्स क्यों नहीं आए, मेरे को इतने कमेंट्स क्यों नहीं आए। लोगों को फोमो होना शुरू हो जाता है कि पहली बात तो भी मेरे को लाइक्स नहीं आ रहे, दूसरी बात अगर मैं किसी की स्टोरी देख रहा हूं, यार ये अच्छा है वहां घूम रहे, मैं तो यहां पे बैठा हूं, और इसके कारण बच्चों को डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होता है, उसने गाड़ी ले ली, अरे मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। तो ये जो नेचर है इंस्टाग्राम स्टोरीज का, दैट इज टू शोकेस इमीडिएट ऑफन एक्साइटिंग एंड सोशल एक्टिविटीज, चाहे वो किसी की शादी में है, बर्थडे पार्टी में है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, पोस्ट देखते रहते हैं, आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, अच्छा ये यहां गया हुआ है, वो वहां गया हुआ है, अच्छा ये हो गया, वो हो गया, तो आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं अपने दोस्तों से, इन्फ्लुएंसर से, कि आपको लगता है कि खुश तो वो है, जिंदगी तो उनकी है, मजे तो वो ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं। तो इसके कारण आपको फोमो होता है। आप घर पे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या ऑफिस में आपको होगा यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिंदगी में 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहा हूं, या 8-9 घंटे पढ़ रहा हूं, या ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। असली मजे तो लोगों के हैं, भाई वो बीच पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा है, या वो पहाड़ों में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसका बड़ा सही है यार, मेरा तो सही नहीं है। तो इससे हम अपनी खुशी को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव द प्रेशर टू परफॉर्म। दूसरों की स्टोरीज देख के आपको होगा यार मेरे को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, मेरे को भी अब ना, अगर उसने होंडा सिटी ली है या अगर उसने स्कॉर्पियो ली है तो मेरे को भी उससे बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, मेरे को भी 25-30 लाख की गाड़ी लेनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी कैलिबर प्रूव करके आ पाऊंगा। मेरे को भी जिम में इतने वेट्स उठाने पड़ेंगे, मेरे को भी सुबह 5-5:30 बजे जिम जाना पड़ेगा, अगर मेरे को बहुत हेल्थ। अब आप रात को मान लो 1 बजे तक बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं उठ पाओगे 5-5:30 बजे तक, क्योंकि आपने भी पढ़ाई करनी है, पेपर देने हैं, तैयारी करनी है। कहां से सुबह 5 बजे उठ के जिम चले जाओगे? जाना है तो जाओ, लेकिन आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने कल पेपर देना है, कल पेपर देने जाओगे, सुबह 5 बजे जिम जाओगे, हैवी वेट लगा दिया, इंजरी होगी, मसल स्प्रेन हो गया, फिर क्या करोगे? तो ये प्रेशर आप पे रहेगा कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ करना है, करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉलिंग नहीं है, वो इंस्टाग्राम स्टोरी की कॉलिंग है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक। नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। अरे मुसीबत आती है, कठिनाइयां आती हैं तो कोई बात नहीं, आपका कैरेक्टर तो टेस्ट होता ही होता है, लेकिन अब्राहम लिंकन कहते हैं कि नहीं, मुश्किलों में जो इंसान खड़ा उतरे, वो इंसान को मैं महान नहीं कहूंगा, लेकिन आप उसको जरा पावर दे दीजिए, फिर देखिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये लिंकन का व्यू था ऑन लीडरशिप, इंटेग्रिटी एंड करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। तो ये एम्फसाइज करता है कि बहुत सारे लोग हार्डशिप को तो एंड्योर कर लेंगे, लेकिन द ट्रू मेजर ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर इज रिवील्ड व्हेन दे आर गिवन अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर अदर्स। जर्मनी में हिटलर भाई साहब जो थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वो तो एज अ सोल्जर काम कर रहे थे जर्मन आर्मी में, उन्होंने भी काफी एडवर्सिटी देखी, काफी मुश्किलें देखी, काफी मुश्किल सिचुएशन से निकले पर्सनल लाइफ में, लेकिन उनको पावर मिली। क्या किया हिटलर ने? आपके सामने ही है। तो मेनी पीपल कैन एंड्योर हार्डशिप एंड एडवर्सिटी बिकॉज
सिचुएशंस ऑफन फोर्स देम टू बी हम्बल, टू बी स्ट्रांग एंड फोकस्ड ऑन सर्वाइवल। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है ना ह्यूमंस का, वो हमेशा ऑन रहता है। देखो, चाहे आप वीक हो, इमोशनली वीक हो, ये हो वो हो, मरने नहीं वाले हो, बात याद रखो। लड़की छोड़ गई, पेपर नहीं क्लियर हुआ, मरने नहीं वाले हो। मतलब एकदम से आप नहीं मर जाओगे, आप कोई ऐसा कदम उठाओ तो और बात है, यू नॉट गोइंग टू डाई। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा ऑन रहता है। ब्रेकअप हो गया, 7-8 साल का रिलेशन टूट गया, डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड की डेथ, वाइफ की डेथ, आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा अलाइव है। बात समझ रहे हो? तो डिफिकल्ट टाइम्स में इंडिविजुअल्स में डिमॉन्स्ट्रेट रेजिलियंस एंड परसिवियरेंस, जो कि कॉमन ट्रेट्स आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, दुनिया जहान के लोगों में है। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूं अगर मैं परसिवियरेंस कर रहा हूं या रेजिलियंस कर रहा हूं या कर रहा हूं, नथिंग एट ऑल। ये काम जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हो। लेकिन पावर जब लोगों के पास आती है तो उनके पास फ्रीडम आती है कि वो कैसे एक्ट करना चाहेंगे, और वो अपनी इच्छाओं के प्रति एक्ट करना चाहेंगे। और क्या वो चाहेंगे कि वो अपनी एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन में एक्ट करें विदाउट एनी कंस्ट्रेंट? यहां पे इनका टू कैरेक्टर इमर्ज होता है। तो पावर टेस्ट करता है कि क्या एक इंसान उस पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, या वो समाज के लिए कर रहा है, या वो 4 लोगों के लिए कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन जिस भी पोजीशन में वो बैठा है। एंड पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, पावर इज रिलेटिव। अगर आज आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं, कल को नहीं होंगे, बट आपका जो कैरेक्टर है वो आपके साथ रहने वाला है, कैरेक्टर नहीं बदलने वाला है। ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट हैविंग पावर फॉर पर्सनल गेन, बट अबाउट यूजिंग इट टू सर्व अदर्स। ये कोटेशन सजेस्ट करता है कि दैट दोज हु कैन हैंडल एडवर्सिटी मे बी स्ट्रांग, बट ओनली दोज हु कैन wield पावर रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली, दे ट्रूली डेमोन्स्ट्रेट अ साउंड कैरेक्टर। तो ये एम्फसाइज करता है कि पावर मैग्नीफाई करता है एक इंसान की इंटरनल क्वालिटीज को, एंड हाउ दे हैंडल अथॉरिटी रिफ्लेक्ट्स देयर डीपर वैल्यूज एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर आइडिया इसके कैरेक्टर इज नॉट जस्ट शोन इन डिफिकल्ट टाइम्स बट इन मोमेंट्स जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब आप, यानी कि अगर आप मौका प्रस्त हो तो वहां पे भी आप अपना कैरेक्टर दिखा सकते हो। अब आपके पास पावर है कि आप आज बैंक के मैनेजर हैं, तो डजंट मीन कि आप पर बैंक के मैनेजर हैं, बैंक को हेड करते हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, तो बैंक में जितने भी पैसे उसको उठा के घर ले जाओ। ऑप्शन आपके पास है, आपके पास वो पावर है। या मान लो कि आप हेड कैशियर हो और आपने देखा कि चलो 500 का नोट में डाल के अपनी जेब में डाल लूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, 500 रुपए अगर इधर उधर हो गया। तो वो इंटेग्रिटी और कैरेक्टर आपका वहां पे भी टेस्ट हो रहा है, चाहे आप हेड कैशियर हैं या ब्रांच मैनेजर हैं। आप उस वक्त जब आपके हाथ में कंट्रोल है, जब आपके हाथ में डिस्क्रिशन है, तब आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तब आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो है कैरेक्टर। जब एक किसी व्यक्ति के पास फ्रीडम है टू एक्ट एज दे विश, देयर डिसीजंस बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ट्रू मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन। अब यहां पे एक क्लासिक एग्जांपल नेपोलियन का ले लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे ने अपना करियर शुरू किया था एज अ ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल, जहां पे उन्होंने रेजिलियंस, इंजेन्युटी दिखाई ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, स्पेसिफिकली जो पीरियड था लेट 18th सेंचुरी में ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इटली में, इजिप्ट में उनकी जीत हुई, विक्ट्रीज हुई, और ही बिकेम अ नेशनल हीरो इन फ्रांस। और इनकी जो एबिलिटी थी टू एंड्योर एंड सक्सीड इन डिफिकल्ट टाइम्स, उसकी उनको बहुत प्रशंसा मिली, उस एबिलिटी की उनको बहुत प्रशंसा मिली फ्रांस के लोगों से। तो अर्ली इयर्स ऑफ नेपोलियन वर नॉट वेरी इजी, फिल्ड विद एडवर्सिटी, बट नेपोलियन टुक ऑल दोस चैलेंजेस हेड ऑन एंड स्टार्टेड राइजिंग विद हिज स्ट्रेंथ एंड विद हिज इंटेलिजेंस। लेकिन नेपोलियन के पास जब ज्यादा पावर आती है, जब वो फर्स्ट कॉन्सल ऑफ फ्रांस बने, और इवेंचुअली जब उन्होंने अपने आप को महाराजा, एम्परर डिक्लेयर कर दिया 1804 में, तब उनका जो नियत है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बदलना शुरू होता है। बिकॉज क्यों? उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, अनचेक्ड पावर थी। एंड नेपोलियन ग्रू मोर ऑटोक्रेटिक एंड एक्सपेंशनिस्ट। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। एक और बहुत फेमस कोटेशन है, 10,000 बार आपने सुनी होगी, इसको भी याद रखना। तो जो इनिशियल रिफॉर्म्स नेपोलियन बोनापार्टे लेके आए थे, जिसमें पोटेंशियल था मॉडर्नाइज करने के लिए, फ्रांस को मजबूत बनाने के लिए, दैट गेव वे टू डिजायर फॉर पर्सनल ग्लोरी एंड कॉन्क्वेस्ट। Napoleon के military campaigns across Europe was marked by a growing arrogance and disregard for the welfare of his soldiers and for his people. Despite his intelligence and पुरानी achievements, the concentration of power within Napoleon led to discontentment amongst the masses towards Napoleon. और जो उनका disastrous invasion रहा था रशिया में 1812 में, उनको था कि भाई वो तो सिकंदर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी हाथ रखेंगे बस वो सोना हो जाएगा। लेकिन हार मिली उनको सक्सेसिवली हार मिली। बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि एक बहुत डिसाइडिंग बैटल था नेपोलियन के लिए, वहां पे भी हार मिली, और उस बैटल के बाद उनको एग्जाइल कर दिया गया।
वनवास में भेज दिया गया। तो नेपोलियन की स्टोरी बताती है कि मुश्किल टाइम में तो उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया, रेजिलियंस दिखाया, अपनी इंजेन्युइटी दिखाई, लेकिन जब उनको पावर मिली तब आपके सामने उनका कैसे नीयत बदली। अगला टॉपिक, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंस होते हैं उनके लिए जो आइडियाज हैं वो बड़े छोटे छोटे और सिंपल होते हैं। यानी कि जिन जिन आइडियाज का, जिन विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है वो विचार अक्सर बड़े सरल होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बड़े सरल होते हैं। ठीक है, ये कहावत, ये जो कोटेशन है, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय। और टॉल्स्टॉय का यह मानना था कि ट्रुथ्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज आर ऑफन रूटेड इन सिंप्लिसिटी and that the most impactful concepts or principles tend to be very straightforward and accessible. Classic example नॉन वायलेंस का ही ले लो जी आप। नॉन वायलेंस की बात करते हैं, एक बहुत सिंपल आइडिया था, एक बहुत सिंपल आइडिया था, लेकिन इसका क्या लार्ज कॉन्सिक्वेंस था। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलने को भारतवासियों को कह रहे थे, नॉन वायलेंस के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे। बहुत सिंपल बात है, ये तो हमारे आई थिंक कॉन्शियस में ही, मतलब टीचर भी बचपन में, बुजुर्ग, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स सब कहते हैं कि बेटा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ऐसा तो नहीं कि अकेला गांधी जी ने ये बात करी थी। सच बोलना, अहिंसा के रास्ते में चलना, हिंसा के रास्ते पे ना चलना, संघर्ष करना, ये तो कुछ ऐसी बातें हैं, वो तो हमारी आई थिंक जेनेटिकली हमारे में इम्बाइब्ड है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन लार्ज कॉन्सिक्वेंस क्या है? लार्ज कॉन्सिक्वेंस है कि ये सिंपल आइडिया जो है, ये बहुत पावरफुल आइडिया है, लेकिन बहुत सिंपल बात करता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं, लेकिन इसको एक्ट करना, इसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो कहावत है ये लियो टॉल्स्टॉय की है। So ideas which lead to significant social, political और personal change are often very simple at their core. अब हम ये रेवोल्यूशंस के बारे, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंग्लिश रेवोल्यूशन है, हमने फ्रीडम स्ट्रगल भारत का भी पढ़ा, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, कोई घुमा फिरा के करी बातें नहीं है। और इन वैल्यूज ने, इन एट्रीब्यूट्स ने कई सारी क्रांतियां, कई सारी रेवोल्यूशन शेप करी है, कई सारी मूवमेंट शेप करी हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल रहा है। तो ये कोट इंप्लाई करता है कि पावर ऑफ एन आइडिया ऑफन लाइज इन इट्स क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आइडियाज होते हैं वो हमेशा बहुत इफेक्टिव होते हैं और बहुत लार्ज स्केल कॉन्सिक्वेंसेज लेके आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड या कॉन्वोल्यूटेड आइडियाज हमेशा लोगों को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियाज हमेशा एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको लेके आएंगे। तो जैसे कि गांधी जी की नॉन वायलेंस या अहिंसा की बात करी। The most enduring ideas tend to reflect fundamental truths about human nature or society. तो ये truths they are often simple but very profound. तो जैसे ideas हैं like love, kindness, compassion, इसके बहुत सारे consequences हैं हमारे समाज को, हमारे societies को shape करने में, हमारे interpersonal relationship बनाने में, even though they are universally understood and are very simple in nature. तो जैसे कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी कहें या आइंस्टाइन का E = mc स्क्वायर कहें, दिस इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इसका कितना प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस रहा है, हमको अपने ब्रह्मांड के बारे में समझ आने में मदद मिली है न्यूटन और आइंस्टाइन के जरिए। सो सिंपल आइडियाज दे आर ऑलवेज वेरी इंकरेजिंग कि आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। वो एक क्लियर कट पाथ आपको दिखाते हैं चेंज के लिए कि कैसे आप इजिली उन चीजों को एम्ब्रेस कर सकते हैं और लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल को इंपैक्ट में लेके आ सकते हैं। नाउ क्लासिक एग्जांपल यहां पे इस कोटेशन से अगर मेरे को लेना हो तो मैं लूंगा सोक्रेट्स का, सोक्रेटिक आइडियाज का। नाउ जो लाइफ है सोक्रेट्स की, सोक्रेट्स ने क्या कहा था? एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इज इट वर्थ लिविंग एन अनएग्जामिन्ड लाइफ? सोक्रेट्स की कितनी सारी कहानियां, कितनी सारी कोटेशंस, कितनी फिलॉसफी आपने पढ़ी होगी, एथिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, सोक्रेट्स कितना कहते थे नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। ये आइडिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो योरसेल्फ, पर इतना आसान नहीं है। और नो योरसेल्फ आइडिया का एक बहुत प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस रहा था वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए। ये नो योरसेल्फ वाली बात अकेला सोक्रेट्स नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारी भारत की सभ्यता में भी कितनी बार कहा गया था। ना के केवल ग्रीक थॉट को, लेकिन एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी को शेप करा है नो दाई सेल्फ ने। And at its core, know thyself एक remarkably simple concept है which calls for individuals to engage in deep self-reflection and to understand their own nature, motives, beliefs and moral values. Socrates का ये मानना था कि इस तरह का self examination और self awareness बहुत जरूरी है एक meaningful और purposeful life के लिए। ठीक है, सोक्रेट्स ने अप्लाई करा ये सिंपल आइडिया अपने फिलोसफिकल प्रैक्टिस में थ्रू व्हाट इज नाउ नोन एज द सोक्रेटिक मेथड।
एंड सोक्रेटिक मेथड क्या है? एक तरह का डायलॉग है जहां पे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं, ताकि आप रियलाइज कर सके कि आप में कितना इग्नोरेंस है, आप में कितना एरोगेंस है। आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन के जरिए, खुद से बात करना का पागलपन नहीं होता। खुद से बात कर रहे हैं, दीवार से बात करें, लोग कहते हैं कि पागल हो गया। नहीं, आप खुद से बात कर रहे हैं, आप खुद ये बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि बॉस मैं कितना पानी में खड़ा हूं, कितना नहीं। सो कॉन्सिक्वेंसेज इस तरीके के सोक्रेटिक मेथड की प्रोबिंग योरसेल्फ, आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी प्रोफाउंड, बिकॉज इसके चलते आपको सेल्फ अवेयरनेस हुई है। इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर तो आप हमेशा लाइफ में डिजास्टर्स करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद ये लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि जब जब मैंने एक सिचुएशन में एक्ट किया है विदाउट हैविंग सेल्फ अवेयरनेस, मैंने हमेशा वो बैकफायर किया मेरे लिए वो फैसला। सो देयरफॉर हमेशा सेल्फ अवेयरनेस पे एम्फसाइज करो। और जो कॉन्सिक्वेंस है इस मेथड की बहुत पावरफुल है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है, और आप कंफर्मिटी के साथ नहीं रहते हो। दैट इज द लास्ट थिंग विच यू वुड वांट, कि मैंने कंफर्मिटी के साथ रहना है। जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, समाज के, उसको हमेशा चैलेंज करो, तभी आप समझ पाओगे कि क्या आपकी खुद की खामियां, खुद की खूबियां क्या है। ओके, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन डूइंग नथिंग। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है। अब कुछ ना करने से बेटर है कि भैया कुछ कर लो और उसमें बेशक आपको गलती मिले। अब आपको डर लगता है कि मैं कुछ करूंगा या करूंगी तो मुझको शायद अब बच्चे कहते हैं मैं आंसर राइटिंग करूंगा, आंसर राइटिंग मेरे को परफेक्ट। कितने बच्चों का मेरे को रोज आता है मैसेज कि सर अभी हमारे पास एस्से का कंटेंट नहीं है, आंसर का कंटेंट नहीं है, हम लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, आप हमें गलत मार्क्स दे देंगे। तो कोई बात नहीं, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, राइटिंग अ रॉन्ग थिंग इज लेस देन डूइंग नथिंग। बात समझ रहे हो ना करने से तो अच्छा कुछ कर रहे हो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, तो पैसे तो नहीं लग रहे ना गलत होने के लिए, सीखोगे ही। तो ये एट्रीब्यूट किया जाता है टू सेथ गॉर्डन, जो कि प्रोमिनेंट अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट है। और ये अगेन लीडरशिप के बारे, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे काफी सारी बातें लिखते हैं। और ये कोट कहता है कि भाई, ये कोटेशन कहता है कि एक्शन लीजिए, रिस्क को एम्ब्रेस करना सीखिए, इवन इफ इट मींस कि भाई आप डूब भी जाएंगे, गलतियां भी करेंगे, लेकिन इन एक्शन बहुत घातक है, क्योंकि इन एक्शन कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड स्टैग्नेशन इन लाइफ। कल को लगेगा यार काश वो मैंने कर लिया होता तो शायद आज कुछ और होता। आपने कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है, आपके सामने इन्वेस्टर बैठा है, तो आपको लगेगा नहीं यार मैं कहां से, मैं कोई आईआईटी से थोड़ी आया हूं, मैं कोई आईआईएम से थोड़ी आया हूं, और अगर मैंने ये आइडिया अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्कस किया तो मेरे को तो पता नहीं वो रिजेक्ट कर देगा, बाहर भेज देगा, लेकिन डिस्कस तो करो, यू नेवर नो, आपको फंडिंग मिल जानी थी उस आइडिया के डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे लोग हेसिटेट करते हैं टू एक्ट, बिकॉज उनको लगता है कि वो गलती करेंगे और गलत हो जाएंगे। लेकिन ये कोर्ट कहता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना इन एक्शन के, वो बहुत भारी हैं, वो बहुत भारी हैं एज कंपेयर टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन। अगर गलतियां हो भी रही हैं तो वो आपको लेसन्स दे रही हैं, तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप इन एक्शन करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ विल नॉट हैपन इन एक्शन, ग्रोथ विल नेवर हैपन इन इनएक्शन, ग्रोथ विल ऑलवेज हैपन इन एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं, गलतियां करते हैं, आपको वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है, इनसाइट्स मिलते हैं और नॉलेज मिलती है कि कैसे आप अपने, चलो गलती कर ली लेकिन आगे मैं क्या चीज सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूं। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज ऑफन अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स इवेंचुअल सक्सेस। इन कॉन्ट्रास्ट, डूइंग नथिंग लीड्स टू नो प्रोग्रेस एंड यू मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। By choosing an action, one is risking to become stuck or irrelevant, specifically in competitive environments. Now, whether in business, whether in personal growth, whether in relationships, whether in politics, whether in society, whether in sports, failing to act can result in missed opportunities. इस बात को याद रखना, आपका मोमेंटम नहीं बन पाएगा। तो रिस्क लेना सीखिए। अनसर्टनिटी तो पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अनसर्टनिटी इज द पार्ट, इज अ प्रोसेस ऑफ द लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अवॉइडिंग एक्शन ड्यू टू फेयर ऑफ फेलियर विल कीप यू फ्रॉम मूविंग अहेड। एक क्लासिक एग्जांपल, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ एक एक एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं। ऑफ कोर्स आप अपने एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके साथ 8 के 8 मॉडल एसेस तो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आपके साथ मैंने एक थोड़ा एनालिसिस किया है, टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है, हर एक टॉपिक से एक एक एग्जांपल डिस्कस करा है, ताकि आपको समझ आ सके कि यार इतना मुश्किल भी नहीं है ये ऐसे लिखना। अब जीएसटी 2017 में आया, ठीक 7 साल हो गए ना। ये लार्जेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स था भारत के इतिहास में, और इसके बारे कितनी सरकारें बात कर चुकी हैं, कितने सालों से बात हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था कि भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और जो कॉम्प्लिकेटेड, जो एक जो कैस्केडिंग टैक्सेस वाला कंसेप्ट था, कॉम्प्लिकेटेड जो वेब ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस था, उसको एक सिंगल टैक्स सिस्टम में लेके आना है। चलो इनकम टैक्स तो कोड है अपने पास डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के एम्बिट में लेके आना है।
कितने सालों से डिलिब्रेट करा गया, कितना फियर था, ब्यूरोक्रेसी में बहुत इनर्शिया था कि नहीं नहीं जीएसटी के लेके आएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इकोनॉमी में हमारे कॉन्ट्रैक्शन आ सकती है, ट्रेडर्स को प्रॉब्लम आ सकती है, व्यापारियों को प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत थी इसको रोल आउट करने में। लेकिन हुआ ना करने से बेटर इसको रोल आउट करना जरूरी था ना। तो जीएसटी को जब रोल आउट किया जुलाई 1, 2017 में, देयर वाज वाइड स्प्रेड एप्रीहेंशंस विद इन द ब्यूरोक्रेसी एंड इंडस्ट्री अबाउट इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एंड मेनी बिजनेसेस वर नॉट फुली प्रिपेयर्ड एंड देयर वर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस विद इन द जीएसटी नेटवर्क पोर्टल एज वेल। सो द फियर ऑफ दीज पोटेंशियल फेलियर्स दैट कॉज्ड मेनी टू एडवोकेट टू डिले इट्स इंप्लीमेंटेशन। लेकिन पॉलिसी मेकर्स इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड दैट टाइम अरुण जेटली को याद रखा जाता है, और भी बहुत सारी बातों के लिए अरुण जेटली को याद रखा जाता है, लेकिन ही शोड द मैच्योरिटी एंड रिजॉल्व टू पास दिस जीएसटी थिंग। तो लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, स्टेट ऑफिशियल्स ने रियलाइज किया कि नहीं यार, अगर फर्दर डिले करेंगे तो देखो ऑलरेडी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और कितनी सारी कंट्रीज हैं, कितनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से भी ज्यादा पुअर हैं, वो भी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम पे रिलाई करती हैं। सो व्हाई इज इट दैट वी कांट एक्चुअली ट्रांजिशन टुवर्ड्स दैट? ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम बहुत फ्रैगमेंटेड था और इनएफिशिएंट था, मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस आते थे जो कि व्यापारियों के लिए बहुत चिंता का विषय बनता था। और अगर उसी कैस्केडिंग टैक्सेशन रिजीम के अंडर अगर हम काम कर रहे होते तो शायद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ब्रेक लग सकती थी, है ना। और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, अगर बाकी दुनिया भर में वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम है तो दुनिया भर में अगर है तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे अगर हम जीएसटी को फॉलो कर रहे हैं, जीएसटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स ने इस इनएक्शन को समझा कि इतने सालों से इस पे इनएक्शन नहीं लेके आया गया है, अगर ये एक्शन लेके काम फेल भी हो जाता है, जीएसटी का जो सिस्टम है नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को पसंद आता, नहीं मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता कि उनके पास ट्रांसपेरेंसी से कलेक्शंस आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वापस रोल बैक कर देंगे, लेकिन करके तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा ये सिस्टम फेल हो जाएगा। So initial rollout GST का was not without errors. There were technical glitches, compliance issues and confusion among the businesses about how to file the ITRs and about how to file the returns. लेकिन government, bureaucracy, chartered accountants इन सब ने quickly respond किया कि कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है फाइलिंग्स को, कैसे डेडलाइंस को एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कंसर्न्स हैं व्यापारियों के उनको एड्रेस किया। मैकेनिज्म था ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इन एक्शन से बेटर था कि एक्ट करो, नहीं काम होता तो कोई बात नहीं ना, उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। सो दोस्तों ये हमारे 8 टॉपिक थे एंड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज इसका इंटरप्रिटेशन और एक एग्जांपल इन सबके मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक बटन को हिट करना और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आप एसए के कोर्स में, हमारे स्लीपी क्लासेस के एसए के कोर्स में जुड़ना चाहेंगे तो टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करना। एंड मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ जिन बच्चों ने एसए लिखा है, खास करके जो बच्चे मतलब ये वीडियोस देख रहे थे, जिन बच्चों ने ये प्लेलिस्ट देखी हुई है एसए मेड इजी सीरीज की जो कि चलते आ रही है पिछले 2-3 महीनों से, कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू एंड गुड नाइट।